नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका इस जीके की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले 2-3 दिनों से क्लास नहीं आई थी, अब रेगुलर क्लास आएगी। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो पीछे की पीडीएफ अभी तक जो है वो नहीं डाली गई है टेलीग्राम पर, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो आगे डाल दी जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कर ही दीजिए। अब तो मतलब रात को सोते सोते नींद में भी मैं यही बोलता हूँ कि भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, घर आई कह पड़ जाओ, नहीं मैं चारों भेड़ी कर दूला। तो अब थे देख लिया थे कर दो, जो मेरे ही दिमाग मुखी निकला लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बोलना मैं छोड़ दूं। तो अब अपन टाइम नहीं लगाते, बिना टाइम लगाए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं अपन। पहला प्रश्न है, किस शासक के, इसको मैं चेंज करके रेड कर लेता हूं, किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? देखिए, शिवालिक स्तंभ अभिलेख किस शासक के काल में उत्कीर्ण करवाया गया था? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ इस वंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था। यानी दिल्ली पर अधिकार करने वाले पहले चौहान शासक कौन थे? वो थे विग्रहराज चतुर्थ। तो एक लाइन तो ये लिख देता हूं, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, या इन्हें बिसल देव कहा जाता है। कौन से देव? बिसल देव पहले चौहान शासक थे जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार किया। दूसरी बात, इनके शासनकाल को चौहानों का या अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल, चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। तीसरा, यह वही शासक है जिन्होंने अजमेर में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ने तोड़कर जो है वो 2.5 दिन के झोपड़े का नाम दे दिया था। तो इन्होंने अजमेर में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया। इन्होंने अजमेर में संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया, जिसे तोड़कर बाद में जो है वो कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। प्रश्न यह था कि शिवालिक स्तंभ लेख किस शासक के, किस चौहान शासक के काल का है? विग्रहराज चतुर्थ का है। इसके अलावा बात करें तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये वो भारत के अंतिम हिंदू राजा जो दिल्ली पर राज करने वाले थे, वो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चलते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन जो चौहान शासक था वो था परमर्दी देव। परमर्दी देव जो है वो महोबा का शासक था, और 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। तो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने परमर्दी देव के विरुद्ध महोबा का युद्ध लड़ा। महोबा का युद्ध लड़ा, एक बात। दूसरी बात, यह महोबा का युद्ध 1182 ईस्वी में हुआ। इस बात का जो है उल्लेख मदनपुर लेख में मिलता है। इस युद्ध का वर्णन
मदनपुर अभिलेख में मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस युद्ध में परमर्दी देव के दो महान सेनानायक मारे गए थे, नाम था आला और उद्दल। परमर्दी देव के दो सेनानायक, दो वीर सेनानायक, दो वीर सेनानायक आला व उद्दल इसी युद्ध से संबंधित थे, इसी युद्ध से संबंधित थे। तो यह था परमर्दी देव, जो महोबा का शासक था, चंदेल शासक था। इसे पृथ्वीराज चौहान ने जो है वो 1182 ईस्वी में पराजित कर दिया था। इसका कार्यकाल 1203 ईस्वी तक रहा था। इसे बाद में जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया था। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, इस महोबा के युद्ध में जयचंद्र गढ़वाल ने परमर्दी देव की सहायता की थी। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। रणथंबोर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो रणथंबोर पर कई आक्रमण किए थे। कई आक्रमणों में हर बार वो हार जाता था। जिस मैं युद्ध की बात कर रहा हूं, इसमें दो व्यक्तियों ने जो है वो सेनानायक का काम किया था। इसमें जो उत्तर है, नुसरत खां और उलुग खां, ये दोनों ही थे जिन्होंने रणथंबोर के युद्ध में जो है वो सेनानायक बने थे। लेकिन ज्यादातर जगह नुसरत खां का उत्तर दिया हुआ है, क्योंकि नुसरत खां जो है उस समय सेनापति था और जाहिन दुर्ग पर जो है वो इसकी मृत्यु हो गई थी। तो नुसरत खां इसका उत्तर होगा। वैसे उलुग खां ने भी रणथंबोर के जो मुस्लिम सेना थी अलाउद्दीन खिलजी की, उसका नेतृत्व करने वालों में उलुग खां भी शामिल था। लेकिन इसका उत्तर नुसरत खां इसलिए माना जाता है क्योंकि जो पहली सेना भेजी थी अलाउद्दीन खिलजी ने, उसमें नुसरत खां भी ही मुख्य सेनापति था। तो आगे चलते हैं। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, चौहान वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था वासुदेव सिंह चौहान। वासुदेव सिंह चौहान ने 551 ईस्वी में सपादलक्ष, और सपादलक्ष का मतलब क्या होता है? 1.25 लाख गांवों का क्षेत्र। सपादलक्ष में चौहान वंश की नींव डाली, चौहान वंश की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है कि जो चौहान है उनका मूल स्थान क्या है? तो चौहानों का मूल स्थान है सपादलक्ष। तो सपादलक्ष ये कहां स्थित है? ये सांभर के आसपास स्थित है, सांभर झील के आसपास स्थित है। और साथ यह भी ध्यान रखना है कि बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार वासुदेव सिंह ने सांभर झील का निर्माण करवाया, सांभर झील का निर्माण करवाया। ये लीजिए, सांभर झील का निर्माण, हालांकि एक प्राकृतिक झील है, लेकिन बिजोलिया अभिलेख के अनुसार इस झील का निर्माण जो है वो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव सिंह चौहान द्वारा करवाया गया था। चलते हैं आगे। अजयराज का देख लेना। अजमेर के संस्थापक, अजमेर नगर के संस्थापक, अजमेर दुर्ग के संस्थापक, अजमेर को राजधानी बनाने वाले राजा कोई थे तो वो थे अजयराज। चलते हैं आगे। चौहानों की रणथंबोर शाखा का संस्थापक कौन था? देखिए, होता क्या है, 1192 ईस्वी के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया और पराजित होने के बाद उसे मोहम्मद गोरी ने मार दिया और मोहम्मद गोरी ने उसके पुत्र गोविंद राज को अजमेर का शासक बना दिया। लेकिन पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने
गोविंदराज को पराजित कर दिया, जिस वजह से गोविंदराज ने रणथंबोर में नए चौहान वंश की नींव डाली। तो चौहानों की रणथंबोर शाखा का संस्थापक जो था वो था गोविंदराज तृतीय। और ये गोविंदराज तृतीय था कौन? ये गोविंदराज तृतीय था, ये था पृथ्वीराज चौहान का पुत्र। पृथ्वीराज चौहान, चौहान थर्ड का पुत्र था, चौहान का पुत्र। और ये हरिराज कौन था? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का भाई था। ये तो भाई था और ये पुत्र था। हमीर रणथंबोर शाखा का, रणथंबोर शाखा का सबसे प्रतापी राजा, सबसे प्रतापी शासक कोई था तो वो था हमीर। कीर्तिपाल चौहानों की जालोर शाखा का संस्थापक, जालोर शाखा का संस्थापक ये था कौन? कीर्तिपाल सिंह चौहान। ये आप जो है वो निश्चित तौर पर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। जालोर जीतकर अलाउद्दीन ने जालोर का क्या नाम रखा? यानी जालोर को जीतकर अलाउद्दीन ने जालोर का क्या नाम रखा? देखो, अलाउद्दीन ने जिस समय जालोर पर आक्रमण किया उस समय जालोर का शासक था कानड़दे और उसके पुत्र वीरमदेव को जो है वो अलाउद्दीन ने पराजित किया था। और पराजित करने के बाद उसने जब जालोर पर अधिकार कर लिया था तो उसने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था। क्या नाम कर दिया था? जलालाबाद। ये खैराबाद जो नाम है, ये खैराबाद था सिवाना दुर्ग का नाम, सिवाना का नाम। और ये था खिजराबाद चित्तौड़ का नाम, चित्तौड़गढ़ का नाम। यानी चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर उसने कर दिया था खिजराबाद, सिवाना का नाम बदलकर कर दिया था खैराबाद। और ये सलेमाबाद जो है ना, ये अजमेर में है, अजमेर में है तथा निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ये है सलेमाबाद। और जलालाबाद आपको बता ही दिया, जालोर का नाम किया था। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? प्रश्न ये पूछा है कौन सा निम्न में से जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? ये तो मैंने अभी आपको बताया, कीर्तिपाल जालोर शाखा का संस्थापक था, जालोर चौहान शाखा का संस्थापक, ये तो कन्फर्म था ही। अब बात आती है कि इनमें से उदय सिंह भी था, समर सिंह भी था। ये वत्सराज जो था ये नहीं था। ये वत्सराज ये जो है वो प्रतिहार शासक था, वत्सराज प्रतिहार शासक था, प्रतिहार शासक वत्सराज। इसकी उपाधि थी रणहस्तिन, रणहस्तिन उपाधि थी इसकी, उपाधि रणहस्तिन की इसकी उपाधि थी। एक महान योद्धा था वत्सराज। क्लियर है? तो इसमें प्रश्न यह पूछा था निम्न में से कौन सा जालोर के चौहानों से संबंधित नहीं है? तो तीनों तो है ही, वत्सराज नहीं है। वत्सराज कहां से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार शासकों से संबंधित है वत्सराज। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो जालोर के किस आक्रमण का वर्णन किस राजस्थानी ग्रंथ में मिलता है? मारवाड़ी ग्रंथ में जिसमें इसका वर्णन मिलता है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस समय कानड़ देव जो है वो शासक हुआ करते थे जालोर के, तो उनसे नाम से ही अगर कोई ग्रंथ है तो उसका होगा। तो कानड़ देव प्रबंध ये किताब जो है ना, इसमें वर्णन मिलता है। इसके लेखक जो है वो है पद्मनाभ, पद्मनाभ ये लेखक है इसके, पद्मनाभ, जिन्होंने कानड़ देव प्रबंध लिखा है। इस युद्ध में
जो अलाउद्दीन खिलजी का जालोर आक्रमण था उसके बारे में संपूर्ण विवरण मिलता है। अगर बात करूं मैं पृथ्वीराज रासो की तो ये लिखा है चंद्रवर्दी ने लिखा है, ये जोधराज या कई जगह उनका नाम सारंगधर भी आता है, सारंगधर या जोधराज ने जो है इस हमीर काव्य को लिखा है। यहां मारवाड़ परगनारी विगत जो किताब है इसको लिखा है मुहैणोत नेणसी। इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। इन्होंने जो है वो मारवाड़ परगनारी ख्यात भी इन्होंने लिखी है जिसमें जोधपुर के शासकों का वर्णन है। तो ये प्रश्न पूछा था कि जालोर आक्रमण से संबंधित, तो वो हो गया कान्नड़ दे प्रबंध। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहां पिछली और ये भी अपडेट जल्दी कर दी जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी की निम्न विषयों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन ने इन युद्धों में कब विजय प्राप्त की, तारीख लगानी है। तो देखो, रणथंबोर 1301, जालोर 1311, चित्तौड़ 1303, सिवाना 1308। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर और फिर 2 नंबर। 1 3 4 2, 1 3 4 और 2। मेरे को यह लग रहा है 1 नंबर इसका उत्तर होगा। रणथंबोर में हमीर को हराया, जालोर में कान्नड़ दे को हराया, चित्तौड़ में रावल शाखा के रतन सिंह को हराया और सिवाना में जो है वो इनके जालोर के ही जो है वो शासक के भतीजे जो थे उन्हें जो है वो अलाउद्दीन ने पराजित किया था। तो अलाउद्दीन ने चारों ही युद्धों में विजय प्राप्त की थी और रणथंबोर के हमीर ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। कहते हैं कि रणथंबोर के हमीर ने अलाउद्दीन के चाचा जो थे जलालुद्दीन खिलजी उसे भी पराजित किया था और जलालुद्दीन खिलजी को यह कहने पर मजबूर कर दिया था कि मैं रणथंबोर जैसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। ऐसा ही उन्हें जो है वो चित्तौड़ में भी जो है वो सामना करना पड़ा था। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में जो है वो महिलाओं ने जोहर किया था। क्लियर है? तो इस प्रकार ये है। आगे चलते हैं। मेवाड़ के राणा राज सिंह द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब नाराज हो गया? देखो, औरंगजेब की सगाई होती है किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से। तो ये किशनगढ़ की राजकुमारी है चारुमती। कहां की राजकुमारी है? किशनगढ़ की। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से जो है वो सगाई हो जाती है औरंगजेब की। औरंगजेब उससे विवाह कर रहा था। उसी दौरान क्या हुआ कि उसने राणा राज सिंह को पत्र लिखा और राणा राज सिंह ने जो है वो चारुमती से विवाह कर लिया कि भाई औरंगजेब का वो विरोधी था और उसने औरंगजेब की सगाई छुटवाकर खुद उससे सगाई कर ली, विवाह कर लिया, जिस वजह से औरंगजेब नाराज हो गया। और बाद में जब औरंगजेब ने आक्रमण करने के लिए सेना भेजी तो एक बहुत ही बेहतरीन इतिहास का वर्णन मिलता है। मेघराज मुकुल की एक कविता है सेनानी। उस सेनानी जो कविता है उसमें क्या होता है कि राव जो रतन सिंह था चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत युद्ध में जा रहे थे। तो युद्ध में जाते समय क्यों चुंडावत राणा राज सिंह के अधीन सलुम्बर जागीर के जो है वो जागीरदार थे, तो उन्हें युद्ध में जाना था। अब चुंडावत रतन सिंह का नया नया विवाह हुआ था बूंदी की जो हाड़ी रानी थी सहल कंवर उसके साथ। अब युद्ध हुआ और अगले ही दिन शादी और अगले ही दिन युद्ध हो गया। तो वो युद्ध में जाने को आनाकानी कर रहे थे। रानी ने उन्हें कहा कि एक राजपूत का शौर्य जो है वो युद्ध में है, तो रतन सिंह को जाना पड़ा। लेकिन रतन सिंह का मन जो है वो पत्नी में ही अटका हुआ था, वो जानने तैयार को नहीं हो, और पत्नी उसे भेजने को तैयार थी, आतुर थी, वो जाने को तैयार नहीं था। तो जो है वो बहुत कठिन परिस्थितियों कठिन प्रयास के बाद उसे भेजा गया। लेकिन उसने जब वो बाहर निकल रहा था तो एक सेनापति को भेजा, एक सैनिक को भेजा कि जाओ और महारानी से कोई सेनानी लेकर आओ। तो जब इस बात को सुना सहल कंवर ने तो वो सोचा कि यदि कोई सेनानी दूंगी तो वो पूरी देर उसको युद्ध में यूं ही देखते रहेंगे, वो लड़ेंगे कहां। तो उस रानी ने अपना सर काट कर दे दिया और इसी बात उन्हें हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। तो जो हाड़ी रानी है सहल कंवर
और रतन सिंह चुंडावत की जो घटना है सलूम्बर के जागीरदार की, वो इसी घटना से जुड़ी हुई है। तो हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या था? सहल कंवर था। ये कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है कि हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या था। बूंदी की रानी होने के कारण इन्हें हाड़ी रानी कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम सहल कंवर था, जो चुंडावत सरदार रतन सिंह की पत्नी थी। और मेघराज मुकुल ने सेनानी नामक गीत या कविता लिखी है इनके ऊपर। आगे चलते हैं। निम्न के किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आक्रमण का वर्णन किया है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आक्रमण के साथ अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। उसने खजाइन उल फतूह नामक किताब में जो है वो इस चित्तौड़गढ़ के जो है युद्ध का वर्णन किया है। इस युद्ध में रावल रतन सिंह, मेवाड़ के राणा रावल रतन सिंह जो है उनको अलाउद्दीन ने पराजित किया था। और रतन सिंह की पत्नी का नाम था रानी पद्मिनी ने जौहर का आयोजन किया। और अलाउद्दीन खिलजी जिन मंसूबों में कामयाब होना चाहता था वो मंसूबा कामयाब हुआ नहीं। ये युद्ध 1303 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में अलाउद्दीन जीत भले ही गया हो, लेकिन जो वो पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था वो उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक बात ध्यान रखना, पद्मावत या पद्मावती नाम की राजस्थान में कोई रानी नहीं हुई। जो राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी या रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी उनका नाम था रानी पद्मिनी था उनका नाम। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? देखो, राणा कुंभा द्वारा बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई थी। उन्हें तो संगीत ग्रंथों के अलावा अन्य ग्रंथों के लिए भी जाना जाता है। बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने रचना की थी। अगर मैं रत्न संगीत राज की बात करूं तो ये 5 कोशों में विभाजित है। कितने कोशों में विभाजित है? 5 कोश में विभाजित है रत्न संगीत राज कोश। कौन कौन से में अगर बात करूं तो पाठ्य रत्न कोश 1 नंबर हो गया, पाठ्य रत्न कोश 2 नंबर, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आता है पथ रत्न कोश 3 नंबर करूं तो गीत रत्न कोश। 4 नंबर यदि अपन करें तो नृत्य रत्न कोश। और यदि 5 नंबर की बात करूं तो वाद्य रत्न कोश। तो ये 5 भागों में विभक्त था। तो आंसर हो गया अपना 5। पाठ्य रत्न कोश, पथ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और वाद्य रत्न कोश। 5 हो गए। प्रश्न ये भी आ सकता है निम्न में से कौन सा भाग नहीं है? तो ध्यान रखना, ये 500 के 500 आप याद कर लेना। चंपानेर की संधि किन 2 राज्यों के बीच हुई? देखो, चंपानेर की जो संधि है वो होती है 1456 में। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में किन किन के बीच हुई? मालवा के शासक महमूद खिलजी व गुजरात के शासक कुतुब शाह के मध्य के मध्य 1456 में यह संधि हुई के मध्य हुई। क्यों हुई? राणा कुंभा को पराजित करने के लिए। राणा कुंभा को पराजित करने के उद्देश्य से यह संधि हुई। राणा सांगा उनसे तेज था। राणा सांगा ने दोनों को जो है वो युद्ध में पराजित कर दिया। एक को पैसे दे दिए और एक को पराजित करके घर भेज दिया। राणा कुंभा बहुत खतरनाक आदमी था। वो पहले भी 1437 में जो है वो सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को हरा चुका था। और उसी की याद में उन्होंने जो है वो
9 मंजिला इमारत विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है, इनमें से किसने मुगलों की मदद की? इनमें से किसने है ये एक्चुअल में ने, इसे मैं ने कर देता हूं, किसने मुगलों की मदद की? वापस रेड कर लेते हैं। तो इनमें से किसने मुगलों की मदद की? देखो, राणा सांगा ने तो खानवा का युद्ध लड़ा मुगलों के विरुद्ध, बाबर के विरुद्ध, तो तय राणा सांगा ने मदद नहीं की। चंद्रसेन ने भी जब तक रहे अकबर का विद्रोह किया। इन्हें तो मारवाड़ का प्रताप अथवा जो है वो प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। मान सिंह ये अजमेर आमेर के शासक थे और ये जो है वो मुगलों की सेवा में रहे। राय सिंह बीकानेर के शासक थे और जब तक रहे ये जो है वो मुगलों की सेवा में रहे। चंद्रसेन लिख देता हूं मारवाड़ और राणा सांगा लिख देता हूं मेवाड़। लेकिन इनमें इन दो ने मदद की थी, तो सी और डी ने मदद की थी, तो सी और डी यहां है। इन शासकों ने जो है वो राणा सांगा मुगलों की मदद की थी। अन्य दो ने मुगलों का प्रतिरोध किया और इन दो ने मुगलों की सहायता की थी। मान सिंह और राय सिंह अकबर के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन मान सिंह अकबर के ज्यादा खास थे, राय सिंह जहांगीर के ज्यादा खास थे। जहांगीर का करीबी पूछे तो राय सिंह है, अकबर का करीबी पूछे तो मान सिंह है, शाहजहां का करीबी पूछे तो जसवंत सिंह है। अलग अलग शासकों के ये अलग अलग राजपूत शासक खास हुआ करते थे। जसवंत सिंह मारवाड़ का था, मान सिंह आमेर के थे और राय सिंह जो थे वो बीकानेर के शासक हुए हैं। ये वही राय सिंह है जिन्होंने जो है वो बीकानेर दुर्ग का निर्माण, जूनागढ़ का निर्माण पूरा करवाया था। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और राणा प्रताप की सैनिकों के साथ साथ जिन हाथियों ने वीरता दिखाई उनका क्या नाम था? अब देखो, हाथियों ने वीरता दिखाई, हाथी का पूछा है। अब एक बार हाथी का पूछा था, बहुत सारे लोगों ने चेतक कर दिया था। सबको पता है चेतक घोड़ा है, लेकिन प्रश्न पढ़ा ही नहीं कि प्रश्न क्या पूछा। इसमें हाथियों का पूछा है। तो हाथियों में देखो, ये जो है ना लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज, ये जो है वो हाथियों का नाम है। ये हाथी है, लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज, ये हाथियों के नाम है। देखो, इसमें राम प्रसाद जो है ना ये राणा प्रताप का हाथी है और बाद में अकबर की सेना में ले जाकर इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया गया था। ये बहुत ही बेहतरीन हाथी था, इसका नाम अकबर ने बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। इसके अलावा जो है वो हवाई नामक हाथी पर मान सिंह भी चढ़ा हुआ था और उसी के कारण जो है वो उसकी सूंड पर उसके दांत पर एक खंजर बंधा हुआ था, जिससे चेतक घोड़ा था राणा प्रताप का, जिसका टांग कट गई और राणा प्रताप को युद्ध बीच में छोड़कर जाना पड़ा था। चलते अगले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा? फर्स्ट ग्रेड में बकायदा बढ़िया प्रश्न आया था कि कितनी बार भेजा। देखो, शाहबाज खान से पहले भी अकबर ने बहुत सारे लोगों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। हल्दी घाटी के युद्ध में जब मान सिंह को सफलता नहीं मिली तो उसने माल सिंह का जो है वो ड्योढ़ी बंद करवा दी थी और उसके बाद शाहबाज खान को भेजा था। शाहबाज खान को 3 बार भेजा उसने युद्ध में, 1577, 1578 और 1579। ये 3 बार गया था शाहबाज खान राणा प्रताप के विरुद्ध। इसे प्रथम बार जब गया तब सफलता मिली, लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग पर इसने अधिकार कर लिया था। 1577 में जब गया था तो इसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार जरूर कर लिया था, लेकिन राणा प्रताप को पकड़ने में ये कामयाब नहीं हो सके थे। 78 और 79 में जब ये 2 बार गया तो दोनों बार इसे सफलता नहीं मिली। बाद में अकबर ने इसे विड्रॉ कर लिया, दोबारा नहीं भेजा। फिर 1580 में अकबर ने जो है वो अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा और अंत में 1584 में जगन्नाथ कच्छावा को भेजा। इन किसी को भी राणा प्रताप के विरुद्ध सफलता नहीं मिली। ध्यान रखना, जगन्नाथ कच्छावा अंतिम व्यक्ति था जिसे अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। शाहबाज खान को 3 बार भेजा, अब्दुल रहीम खान खाना को 1580 में भेजा था, उसे भी सफलता नहीं मिली। इसके अलावा सुल्तान खान जो उसका चाचा था वो दिवेर के युद्ध में हारा था और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। 17वां प्रश्न, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ से कौन आया? देखो, चारों ही मारवाड़ के शासक है। जिस समय खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च
1527 को, 17 मार्च 1527 को। इस युद्ध के समय मारवाड़ का शासक था राव गंगा, लेकिन राव गंगा युद्ध में नहीं आया। राव गंगा ने अपने पुत्र कुंवर मालदेव को जो है शासक युद्ध में सहायता के लिए भेजा। मालदेव ने बाद में जो है जब राणा प्रताप घायल हो गए थे तो राव मालदेव ही उन्हें जो है वहां से निकाल कर बसुआ दौसा ले गया और बाद में कालपी नामक स्थान पर जनवरी 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। तो वो व्यक्ति जिसने मारवाड़ से आकर राणा सांगा की मदद की थी वो राव गंगा शासक जरूर था, लेकिन युद्ध में सहायता करने के लिए राव मालदेव आया था। मालदेव को भेजा था सांगा, गंगा ने सेवा देकर सेना देकर। और इसके अलावा पाती लेखन विधि से जो है वो राजपूतों को राणा सांगा ने बुलाया था चिट्ठी लिखकर कि मुसलमानों के विरुद्ध उसकी सहायता करे, और बहुत सारे व्यक्ति जो है वो राजपूताना के आए थे। ये अंतिम युद्ध था खानवा का जिसमें राजपूतों ने एक साथ मिलकर युद्ध किया था, लेकिन इस युद्ध में राजपूत हार गए थे और भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना जो वो पक्की हो गई थी। ये कौन सा युद्ध था? वो खानवा का युद्ध था। हालांकि मुगल वंश की स्थापना जिस युद्ध से हुई थी वो खानवा का युद्ध नहीं था, वो तो पानीपत का प्रथम युद्ध था, लेकिन खानवा के युद्ध से वो मजबूत सत्ता स्थापित हुई। तो खानवा के युद्ध में मालदेव आया था राणा सांगा की मदद करने। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक मेवाड़ पर राज किया? अब देखो महाराणा प्रताप कब शासक बनते हैं? महाराणा प्रताप शासक बनते हैं फरवरी 1572 में। फरवरी 1572 में राज्याभिषेक इनका होता है फरवरी 1572 में। अब जब इनका राज्याभिषेक हुआ वो फरवरी 1572 में, इनकी मृत्यु होती है जनवरी 1597 में, यानी जनवरी 1597 में इनकी मृत्यु होती है। तो आप निकाल के देख लीजिए, लगभग 24 सालों, 25 आते हैं वैसे लेकिन ये जनवरी में ही खत्म हो गए, तो लगभग 24 सालों तक जो है वो राणा प्रताप जो है वो मेवाड़ के शासक रहे थे। 24 साल तक मेवाड़ के शासक रहे थे। और इनके जन्म को भी याद रखना, राणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 को। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि मृत्यु के समय इनकी आयु कितनी थी? मृत्यु के समय इनकी आयु थी 57 वर्ष। पूछ सकते क्या है, पूछा गया है रीट में कि राणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी, तो 57 वर्ष थी। देखो राणा प्रताप एक ऐसे राजा हैं जिनके बारे में सब कुछ पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखना राणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न, सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? देखो सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 युद्धों में पराजित किया है। एक तो है खातौली का युद्ध और दूसरा है बाड़ी या धौलपुर का युद्ध। बाड़ी या धौलपुर का युद्ध, धौलपुर का युद्ध। इन 2 युद्धों में राणा सांगा ने जो है वो इब्राहिम लोदी को पराजित किया है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उन्हें 2 बार पराजित किया है। सारंगपुर का युद्ध मैंने आपको बताया था, कुंभा ने 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी को पराजित किया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था 1527 में। बयाना का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 में, जिसमें राणा सांगा ने बाबर को पराजित किया था। खानवा के युद्ध में बाबर जीते थे और राणा सांगा पराजित हुए थे। 20वां प्रश्न, कहानियों के अनुसार किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? यदि कहानियों की मैं बात करूं तो कहा जाता है कि जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब कहते हैं कि रानी कर्णावती या क्रमावती ने जो है
वो हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन मुल्ला मौलवियों के कहने पर हुमायूं आया नहीं था। उसे लगा कि वह यदि मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं की सहायता करेगा तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए वो उसकी सहायता से नहीं आया। दूरगामी उसके परिणाम बहुत भयंकर निकले, क्योंकि आगे का जब 1540 में 39 में उसने शेरशाह सूरी के विरुद्ध युद्ध लड़े तो कोई भी राजपूत उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। तो कहते हैं कि कर्मावती ने उसको राखी भेजी थी। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। देखो, साम्राज्यवादी नीति भी थी, मान सिंह की भावना संतुष्ट करना भी था, राजपूतों में फूट डालना भी था, लेकिन मुख्य उद्देश्य पूछा है। देखो, आप यहाँ प्रश्न को देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर ने अपने मन पर यह बात ले ली थी कि किसी भी येन केन प्रकारेण मुझे राणा प्रताप पर जो है वो अधिकार करना है, यानी राणा प्रताप को अपने अधीन लाना है। इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे थे और हल्दी घाटी का युद्ध का मूल मोटिव यही था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाया जा सके। अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध राणा प्रताप को समझाने के लिए 4 संधि प्रस्तावक भेजे। जलाल खां को भेजा, मान सिंह को भेजा, भगवंत दास को भेजा और टोडरमल को भेजा। जब चारों से बात नहीं बनी तो अधीनता स्वीकार करने के लिए युद्ध लड़ा और युद्ध में भी उसे सफलता नहीं मिली थी। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। मेवाड़ में नौकरशाही का जनक किसे कहा जाता है? मेवाड़ में नौकरशाही का जो जनक है वो कहा जाता है राणा अल्हट को। अल्हट ने जो है वो मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी। ये बप्पा रावल जो है वो हारित ऋषि की गायें चराया करते थे और बाद में इन्होंने मेवाड़ के राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाया था। ये वही शासक है जिन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बना लिया था। चित्तौड़ को जीता था, सॉरी, राजधानी नहीं बनाया था। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? देखो, सभी मेवाड़ के महाराणा रहे हुए हैं, लेकिन क्रांति के समय राणा स्वरूप सिंह मेवाड़ के जो है वो राणा हुआ करते थे। फतेह सिंह का नाम आपने सुना होगा। जब चेतावनीरा चुंगटिया लिखा था किसने? केसी सिंह बारट ने, तो ये दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। उसके अलावा भूपाल सिंह ये अंतिम राजा थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ये मेवाड़ पर इनका अधिकार था। राणा अमर सिंह ये प्रताप के पुत्र थे जिन्होंने 1615 ईस्वी में संधि की थी जहांगीर के साथ। बाद में बात करते हैं, 2 ही प्रश्न रहे हैं अब। किसे मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है? अगर मेवाड़ के विषम पितामह की मैं बात करूं तो मेवाड़ का विषम पितामह जो है वो कंवर तो लुगाई हो जा, कुंवर चुंडा को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो, होता क्या है कि कुंवर चुंडा के पिता का नाम था राणा लाखा। पहली बात, राणा लाखा। एक आदमी था रणमल जो है वो मारवाड़ का था और एक की बहन को नाम था रणमल की बहन हंसाबाई रणमल की बहन थी। अब होता क्या है कि रणमल को बाप राव चुंडा, तो क्या ध्यान रखा नाम, रणमल का पिता राव चुंडा। अब देखो, राव चुंडा और कुंवर चुंडा में थे यानी कंफ्यूज ना हो जाए। राव चुंडा शासक कहां का? मारवाड़ का शासक। अब इसका 2 बेटा, दोनों अलग अलग रानी का। किसके? राव चुंडा के 2 पुत्र थे, एक तो रणमल हो गयो, एक कान्ना हो गयो। रणमल और कान्ना 2 बेटा राव चुंडा का, ठीक है। अब बड्डो रणमल, छोटो कान्ना, लेकिन चुंडा के करियो, राव चुंडा ने क्या किया, अपने छोटे पुत्र कान्ना को शासक बना दिया और रणमल को शासक नहीं बनाया। रणमल इस बात से नाराज हो गया और मारवाड़ से निकलकर वो आ गया राणा लाखा के पास। इस राणा लक्ष्य सिंह नाम हो, लाखा को नहीं हो, लक्ष्य सिंह के पास आ गया जिसे राणा लाखा कहते हैं। इसके दरबार में आ गया और उसने राणा लाखा से कहा कि राणा जी बट हूं तो मन काट दियो, यानी मेरे पर सम्मान ही को नहीं, मैं आपके दरबार में रहना चाहता हूं और मैं अपनी बहन हंसाबाई
अब देखो इको नाम लेवा, हंसाबाई का विवाह आपके पुत्र कुंवर चुंडा से करवाना चाहता हूं। मतलब बात चल रही है दरबार में, राणा लाखा के पास रिश्ता लेकर आया है रणमल अपनी बहन का, किसके लिए? कुंवर चुंडा के लिए। देखो इसके लिए रिश्ता लेकर आया है। अब कुंवर चुंडा उस समय शिकार खेलने गया हुआ था, वो वहां उपस्थित नहीं था बेचारा। तो दरबारियों ने मजाक मजाक में कह दियो कि जद कुंवर चुंडा है ही को नहीं तो एक काम करो, राणा लाखा के ब्याह दियो। हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया जाए। राणा लाखा कौन सो बुढ़ो हो गयो। अब राणा लाखा को एक काल जो बड़े वो देखियो ब्याह होने लाग रही है मेटो, तो राणा लाखा ने कहा कि भाई अब मन बुढ़ापे में कौन रानी दे, तो मेरे बेटे खातर रिश्तो आई है, इन मन कौन रानी दे। ओ यहाँ कहो जो रणमल के कहो, रणमल ही मजाका चढ़ गयो। रणमल कहो द्या क्यों को नहीं, मैं तो थारो ब्याह करा दिया हंसाबाई सागे, पर एक शर्त राखो। जना राणा लाखा ने कहो शर्त की है? जन राणा लाखा ने वो शर्त बताई रणमल के जे मेरी बहन और थारा उत्पन्न पुत्र मेवाड़ को अगलो राजा बने तो मेरे कोई दिक्कत को नहीं, मैं तो थार साग ब्याह दूं। कुंवर चुंडा शासक नहीं बनना चाहिए, आपसे और मेरी बहन से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बने तो मैं तो थार साग ब्याह दूं, मेरे जरूरी है कुंवर चुंडा साग ब्याह कराना। अब आ कठिन शर्ती, इतना ना कहे दरबार में एंट्री हुआ कुंवर चुंडा की, और कुंवर चुंडा ने वो पूरी बातें सुनी। तो कुंवर चुंडा ने कहा जब मेरे पिता के लिए ये शादी का रिश्ता तय होने की शर्त जब आ गई तो हंसाबाई तो मेरी मां होगी, मैं तो हंसाबाई से विवाह कर ही नहीं सकता, मेरा बाप सागे ब्याह कर दो। तो रणमल ने कहा पहली बात शर्त तो सुन ले। तो कुंवर चुंडा ने कहा शर्त मान ली तेरी, जो होगा, जो बेटा होगा ना कुंवर राणा लाखा का और हंसाबाई का, वो ही राजा बनसी, चिंता ना कर तू। तो रणमल ने एक और शर्त रख दी, कह केठा भाया तू तो कौन मांगे, पर तेरी जमीड़ी औलाद काल कह दे, कह मैं बनसिया राजा, मेरो बाप छोड़ी आ गद्दी। उस समय कुंवर चुंडा ने कहा था कि ये कुंवर चुंडा शपथ लेता है कि ये जब तक जिंदा रहेगा ये विवाह नहीं करेगा। ऐसी ही शपथ महाभारत में भीष्म पितामह ने ली थी, और उसी कारण कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। इन राजस्थान को भीष्म पितामह भी खातर कहे कि इसने आजीवन विवाह नहीं किया और आपके बाप को ब्याह कराया। देखो खटपड़े ऐसे टाबर देख लियो थे। आगे बात करा, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत शासक विजय कटकातु की उपाधि धारण करता था? विजय कटकातु का मतलब जिसे कोई पराजित नहीं कर सका, ये उपाधि राणा राज सिंह प्रथम जो है वो धारण करता था। ये मेवाड़ का शासक था। महाराजा जसवंत सिंह तो मारवाड़ का शासक था। मारवाड़, राणा कुंभा के पास बहुत सारी उपाधियां थी लेकिन ये उपाधि नहीं थी। आगे चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। अच्छा इतने ही आज के इस सेगमेंट में 25 प्रश्न थे। आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर दियो। मैं निंदा मक्कन लाग गयो, घर आ रही अब धापगी है तो थे कर दिया। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, बट है एक ही PDF मिल जी। धन्यवाद।